नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी जीके बुकवाइज सीरीज़, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। आज हमारा इस सीरीज़ का ये 16th पार्ट होगा और आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उनको यहां पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको आज़ाद हिंद फौज से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विविल योजना, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता, तो यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का जो विचार था सबसे पहले वो कैप्टन मोहन सिंह का था। ठीक है, तो पूछा जाता है विचार किसका था? कैप्टन मोहन सिंह का था। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसके गठन करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहा। बाद में अगर आपको प्रश्न बने सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज के गठन करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो वो जाता है रास बिहारी बोस को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रयास गठित करने का मोहन सिंह ने किया था, लेकिन वो असफल रहा। सफलतापूर्वक गठन रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने? 1943 में बने। क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखनी है। यह जो आज़ाद हिंद फौज थी इसके झंडे को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी फैक्ट के रूप में लिखते हुए ज़रूर चलें, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए, ताकि आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से आप बाद में रिवाइज कर सकें। देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज का झंडा होता था, इनका झंडा जो उस समय कांग्रेस का तिरंगा झंडा था उसी की तरह था, लेकिन बीच में दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह वहां पे लगा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सेना का गठन कहाँ किया था? देखिए, अस्थायी सेना का गठन इन्होंने सिंगापुर में किया। सरकार यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। 1943 में इन्होंने इस सरकार का गठन किया था। इस सरकार के अंदर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष का पद था, वो तीनों पद सुभाष चंद्र बोस के ही पास थे। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाता, खाली इतना पूछा जाता है अस्थायी सरकार का गठन कहाँ हुआ, सिंगापुर में, कब हुआ? 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेड और बनाई थी। एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, एक का नाम था नेहरू ब्रिगेड और एक का नाम था गांधी ब्रिगेड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपा गया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सिंगापुर में, उसके बाद जापान ने क्या किया, जो ये 2 द्वीप थे अंडमान और निकोबार, ये उस भारत की जो अस्थायी सरकार थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली, उसको सौंप दिए थे। तो क्वेश्चन बनता है, किस देश से इनको मिले थे अंडमान निकोबार? जापान से मिले थे। जब ये द्वीप इनको मिले सुभाष चंद्र बोस को, तो उन्होंने अंडमान का जो द्वीप था उसका नाम रखा शहीद द्वीप, और जो निकोबार था इसका नाम रखा स्वराज द्वीप। तो आपको ध्यान रखना है, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और जो निकोबार है इसका नाम स्वराज द्वीप इन्होंने रखा था। ठीक है, और किससे मिला था? जापान से मिला था। किस वर्ष मिला? 1943 में ही मिला था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था?
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, या सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को जो रंगून है वहाँ से रेडियो का प्रसारण था, वहाँ से उन्होंने पूरे जो महात्मा गांधी थे उनके नाम एक संदेश दिया, और उस संदेश में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो कब किया? 6 जुलाई 1944 को। कहाँ से किया? रंगून से किया। ठीक है, रंगून म्यांमार में है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया था। तो यह जो सेना है फ्री इंडियन लीजन, इसका गठन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। फ्री इंडियन लीजन किसकी सेना थी, किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, ये भी कई बार पूछा गया है। हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, सारे फैक्ट एक जगह पर पीडीएफ में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहता हूं, आप उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जहां पे इनको नोट्स बनाते हैं वहां पे जरूर लिखते हुए चलें। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, या इसकी उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को लेकर इनके नारे पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के कुछ प्रमुख नारे हैं, जैसे दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नारा है, कई बार पूछा गया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए, जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया गया रासबिहारी बोस के द्वारा, तो जब इन्होंने 1943 में सेना को ये संबोधित कर रहे थे, तब इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, तो कब दिया? 1943 में। कहाँ पे दिया? सिंगापुर में दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक नारा और दिया था, जय हिंद। ठीक है, पूछा जाता है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा जो इनका फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा 1945 में चलाया गया था। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, अधिकारी थे, उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया और लाल किले में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। मुख्यतः 3 यहाँ पे जो सैनिक अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के, उनको यहाँ पे फांसी की सजा दी गई। उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। एक थे आपके कर्नल प्रेम सहगल। ठीक है, एक थे आपके कर्नल सिंह ढिल्लो। ठीक है, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो उनका नाम था, और एक थे मेजर शहनवाज खान। इन तीनों के ऊपर यहाँ पे मुकदमा चला, तीनों को फांसी की सजा यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ पूरे देश में, जिसके बाद अंग्रेज़ों को इनको माफ़ करना पड़ा, इनकी सज़ा को माफ़ करना पड़ा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा 1945 में चला, और 3 मुख्य व्यक्ति हैं, 3 अधिकारी हैं सेना के, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, मेजर शहनवाज खान और कर्नल प्रेम सहगल। ठीक है, जिन्हें यहाँ पे फांसी की सजा हुई थी। अगला है, किस वायसरॉय द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा किया गया था। देखिए, जो अभियुक्त थे यानी कि जिनको यहाँ पे आरोपी बनाया गया था, जिनको सजा दी गई थी, उनकी सजा को माफ़ किया था जो समय का वायसरॉय था, लॉर्ड वेवेल। क्योंकि उस समय वायसरॉय यानी कि भारत का राष्ट्रपति, तो उसके पास ये अधिकार था कि वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकता था। जब वेवेल ने देखा कि बहुत ज़्यादा समर्थन इनको मिल रहा है, इनके समर्थन में पूरे देश में आवाज़ें उठ रही थी, तो वेवेल को इनकी सज़ा को क्षमा करना पड़ा था। ठीक है, तो किसने किया था? वेवेल ने किया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इन सैनिकों के समर्थन में कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी, आज़ाद हिंद
फौज बचाओ समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये इस समिति के अध्यक्ष थे, नेतृत्वकर्ता थे। इनके अलावा इनके लिए जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, इनकी पैरवी करी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। इन्होंने भी पैरवी करी थी, लेकिन उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भूला भाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए, जो सी राजगोपालाचारी थे, इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया CR फॉर्मूला। यह फॉर्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जुलाई 1944 में यह फॉर्मूला आया था। पूछा जाता है CR फॉर्मूला कब आया? जुलाई 1944 में। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि यह फॉर्मूला था क्या। देखिए, भारत की स्वतंत्रता को लेकर बात चल रही थी और उसको लेकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में अलग अलग राय थी। मुस्लिम लीग बंटवारा चाहता था, कांग्रेस उस समय नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और लीग के मध्य जो गतिरोध था, जो विरोध था, उसको खत्म करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे CR फॉर्मूला कहा गया। इस फॉर्मूले में यह कहा गया था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पे जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इसके अलावा इस फॉर्मूले में यह कहा गया कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलती, मुस्लिम लीग को कांग्रेस का समर्थन करना होगा। और एक और चीज़ कही गई थी कि ये जो सारी फॉर्मूले के अंदर बातें थी, वो सब बातें तभी लागू होंगी जब भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि इस फॉर्मूले को मुस्लिम लीग ने नहीं माना था। तो ये CR फॉर्मूला है, डेट आपको याद रखनी है, 1944 में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? देखिए, भारत का वायसराय था वेवेल। इसने जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना, इसको प्रस्तुत किया 14 जून 1945 को। देखिए, यहाँ पर अब इसकी भी पृष्ठभूमि को समझते हुए चलिए। 14 जून 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो अपने अंतिम चरण की ओर है। तो यहाँ पे वेवेल की भी ये चाहत थी कि भारत के अंदर भी जो गतिरोध है वो भी शांत हो जाएं। तो इसके लिए इसने एक योजना दी जिसको वेवेल योजना कहा गया। अब इसके अंदर क्या प्रमुख बातें थी? देखिए, इतना डिटेल में नहीं आता है कि क्या प्रमुख बातें थी, लेकिन जब आपको पूरी कहानी पता होगी तो आपको याद करने में आसानी होगी थी। ठीक है, वेवेल योजना के तहत यह कहा गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसका दोबारा से गठन किया जाएगा। उसके अंदर सभी दलों के जो प्रतिनिधि होंगे उनको शामिल किया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन रखा जाएगा, यानी कि मुस्लिमों को भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि वेवेल योजना भी असफल रही, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने यहाँ पे ये डिमांड रखी थी कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी वायसराय की और उसके अंदर जो मुस्लिम सदस्य होंगे उन सब का चयन मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाएगा। तो इसको वेवेल ने नहीं माना, इसीलिए ये योजना भी फेल हो गई थी। ठीक है, चलिए, तो आपको डेट याद रखनी है। वेवेल योजना 14 जून 1945 को आई थी और इसको लेकर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए, वेवेल ने जो योजना अपनी दी थी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए उसने सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया शिमला में, जिसे हम शिमला सम्मेलन कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ये आपका 25 जून 1945 में आयोजित हुआ था। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा। कारण मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, जब उन्होंने जिद करी कि मुस्लिम जितने भी सदस्य होंगे उनका चयन मुस्लिम लीग करेगी। ठीक है, तो आपको शिमला सम्मेलन, इसका भी डेट याद रखना है, 25 जून 1945। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए, जो आज की हमारी ये वीडियो है इसमें आपके जो आधुनिक भारत का अंतिम चरण है स्वतंत्रता संग्राम के वाला, तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे, डेट्स याद रखनी होंगी, तो आपको इनको लिखते हुए ज़रूर चलना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है बंबई में नौसेना विद्रोह कब हुआ था? देखिए, बंबई में नौसेना विद्रोह ये हुआ फरवरी 1946 में। जो बंबई में नौसैनिक जहाज था एक INS तलवार, वहाँ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया।
किस बात पे कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं या ब्रिटिश नौसैनिक हैं उनको जो अधिकार दिए जाते हैं वही अधिकार जो भारतीय नौसैनिक हैं उनको भी दिए जाएं। तो बराबरी की मांग को लेकर नौसेना विद्रोह कब हुआ? फरवरी 1946 में। इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि इस नौसेना विद्रोह को शांत किसने करवाया था? ठीक है, किसके कहने पर यह विद्रोह खत्म हुआ था? सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जब यहाँ पे नौसैनिकों ने विद्रोह किया, बाद में पटेल यहाँ पे आए, उन्होंने इनको समझाया और इन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो क्वेश्चन बनता है किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फरवरी 1946 में होता है और इसको शांत कौन करवाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन का। देखिए, कैबिनेट मिशन का गठन क्लेमेंट इटली के द्वारा किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री के पद से हटा और लेबर पार्टी का क्लेमेंट इटली वहां का प्रधानमंत्री बना। तो जब ये प्रधानमंत्री बना, इसने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल का गठन किया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। ठीक है, 1946 में इसका गठन होता है और मार्च 1946 में यह मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन इसे क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो उस समय प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, जो क्लेमेंट एटली है, उसकी कैबिनेट के ये 3 सदस्य थे, कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन पड़ा था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और अन्य सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, खास तौर पे पैथिक लॉरेंस का। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में यह भारत आया था। ठीक है, अगला है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब कैबिनेट मिशन भारत आया है मार्च 1946 में, ठीक है, इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, 1939 से लेकर 1946 तक, दिसंबर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तो मार्च 1946 में आ रहा है, तो इस समय भी अध्यक्ष यही होंगे। ठीक है, और भारत का वॉइसरॉय कौन था जब ये कैबिनेट मिशन आया? तो वेवेल उस समय भारत का वॉइसरॉय था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया था? कैबिनेट मिशन का पूरी तरीके से समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन ने जो अपने प्रस्ताव दिया, अपनी घोषणाएं करी, ठीक है, तो वो कब करी? इन्होंने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव यानी कि अपनी योजना, कैबिनेट मिशन योजना को प्रकाशित किया। अब इस योजना में क्या क्या कहा गया था? तो देखिए, इसमें कहा गया कि भारत की एकता बनाई रखी जाएगी। पाकिस्तान की मांग को इस मिशन ने खारिज कर दिया था। ठीक है, और साथ ही इसने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत के भी सदस्य होंगे और देसी रियासतों के भी सदस्य उसमें होंगे। तो ये जो सिफारिशें थी ये दी थी कैबिनेट मिशन ने। इसकी सिफारिशों को कांग्रेस ने 6 जून को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 1946 में 16 मई को इसने अपनी सिफारिशें दी, 6 जून को कांग्रेस ने स्वीकार किया और 25 जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो वो था कैबिनेट मिशन। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन आया, अभी हमने बात करी मई में, अब इसने अपनी सिफारिशें दी, जून में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया, जुलाई में संविधान सभा के लिए चुनाव करवा दिए गए थे। ठीक है, जुलाई के अंदर, जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव किए गए। प्रांतों की 296 सीटों पर चुनाव हुए, 208 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने चुनाव जीता था। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये आधुनिक भारत का एक कड़ी के रूप में इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र
कब आयोजित किया गया था? देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हो गए। पहला सत्र जो आयोजन किया गया इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ और ये आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई? दिल्ली में ये पहली बैठक होती है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में, तो उनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, तो पूछा जाता है पहले सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे बुलाया गया वाइसरॉय वेवेल की तरफ से और कहा गया कि आप अंतरिम सरकार का गठन करें। तो भारत की जो अंतरिम सरकार थी नेहरू के नेतृत्व में, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख जो पदाधिकारी थे उनको लेके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे मिनिस्टर कौन थे अंतरिम सरकार में? तो वो थे आपके आसिफ अली। ठीक है, और श्रम मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके जगजीवन राम। तो ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, जब नेहरू को आमंत्रित किया गया अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग उस समय अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। 2 सितंबर 1946 को जब भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया, मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई। तो प्रश्न बनता है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो ये शामिल हुई 25 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, सितंबर में गठन होता है, लगभग 1.5 महीने के बाद ये सरकार में शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख थे लियाकत अली, जिनको वित्त मंत्री बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को। इसके तहत बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा यहाँ पे की गई। तो क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये हुआ 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करी, उसके बाद बंगाल में अलग अलग जगहों पर भारी हिंसा हुई। उसको शांत करवाने के लिए गांधी जी बंगाल के नोवाखाली में गए थे। ठीक है, तो जगह का नाम आपको याद रखना है, नोवाखाली। ये जगह वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ती है। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ पे गए, गांधी जी की हिम्मत को देखकर, गांधी जी के विवेक को देखकर, उनकी समझदारी को देखकर, जो उस समय बाद में जब माउंटबेटन आएगा तो माउंटबेटन गांधी जी को एक उपाधि देता है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? माउंटबेटन ने दी थी, जब वो नोवाखाली में गए हिंसा को शांत करवाने के लिए। और यही माउंटबेटन बाद में भारत का वॉइसरॉय बनकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा करी थी? तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लेमेंट इटले, इसने ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी कि हम जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे, यानी कि भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो पूछा जाता है कब तक इन्होंने स्वतंत्र करना था भारत को? जून 1948, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये घोषणा किसने करी? इटली ने। कब करी? 20 फरवरी 1947 को। और कब तक के लिए करी? तो जून 1948 के लिए। ठीक है,
इसके बाद इटली ने, देखिए 20 फरवरी 47 को इटली ये घोषणा करता है। उस समय भारत का वायसराय है लॉर्ड वेवेल, ठीक है। इसी घोषणा के बाद अगले ही महीने में मार्च में वेवेल को वायसराय के पद से हटा दिया जाता है और भारत को स्वतंत्र करने के लिए माउंटबेटन को यहां पे वायसराय बनाकर भेजा जाता है। तो माउंटबेटन को वायसराय कब बनाया गया? मार्च 1947 में, ठीक है। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? देखिए जब माउंटबेटन भारत आया, वायसराय बन गए मार्च 1947 में, इसका मेन काम था भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन। तो इसने एक योजना प्रकाशित करी 3 जून 1947 को, जिसे भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना को प्रकाशित किया गया था 3 जून 1947 को, पूछा जाता है, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? 3 जून 1947 को। इस योजना को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? कांग्रेस के नेता के, तो पूछा जा सकता है। तो देखिए जब ये घोषणा की गई, इस योजना को प्रकाशित किया गया 3 जून 1947 को, तो मुस्लिम लीग ने तो 10 जून को ही इसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है, केवल 7 दिन के बाद। कांग्रेस में 14 जून को दिल्ली में एक अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में जीबी पंत के द्वारा इस प्रस्ताव को, या जो ये योजना थी, इस योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव वहां पे रखा गया, ठीक है। किसके द्वारा? जीबी पंत के द्वारा। और उस प्रस्ताव का समर्थन किया अबुल कलाम आजाद ने। तो क्वेश्चन बन सकता है माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो रखा जीबी पंत ने और उसका समर्थन किया अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए जब माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया, उसके बाद सीमा के निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष था सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। तो सिरिल रेडक्लिफ सीमा आयोग का अध्यक्ष था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेडक्लिफ सीमा कहते हैं, जिसका गठन, जिसका निर्धारण किसने किया था? इसी रेडक्लिफ ने किया था, ठीक है। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन कभी स्वीकार नहीं किया? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने कभी भी भारत विभाजन की जो ये योजना थी, या जो ये विभाजन था, इसको स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया था? देखिए जब दोनों ने इसको स्वीकार कर दिया, भारत विभाजन की योजना को दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर दिया, उसके बाद ब्रिटिश संसद में यह अधिनियम रखा गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। जो माउंटबेटन योजना थी, उसी योजना को इस नाम से संसद के अंदर रखा गया और 18 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया, ठीक है। अगर हम डेट्स की बात करें, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रकाशित होती है, 4 जुलाई को इसे ब्रिटिश संसद में रखा जाता है, ठीक है, इस योजना को। 15 जुलाई को जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी कि वहाँ की लोकसभा, वहाँ से पारित हो जाता है। 16 जुलाई को वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यानी कि राज्यसभा, वहाँ से ये विधेयक पारित हो जाता है। 18 जुलाई को इसके ऊपर जो ब्रिटेन का सम्राट था, उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सस्टम उस समय ब्रिटेन का सम्राट था। 18 जुलाई को वो इस पे हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतरिम वायसराय ये था माउंटबेटन, ठीक है। अंतरिम वायसराय की बात हो रही है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा, अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो भी माउंटबेटन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जैसे भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल बना, उसी प्रकार पाकिस्तान में जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष
किसे बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि गांधी जी की मृत्यु पर ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आधुनिक भारत का जो हमने यहाँ पे सार संग्रह कवर किया, एनसीईआरटी सार संग्रह। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आज हमारा जो आधुनिक भारत है वो पूरा कवर हमारा हो गया है। 16 पार्ट में हमने इसको कवर किया है। अब आपकी एक दो विविध की वीडियोस आएंगी आधुनिक भारत के जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं या जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उपाधि वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रमुख पुस्तकें वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो भारत के गवर्नर जनरल, वायसरॉय और जो अलग अलग पद अधिकारी हैं, अधिनियम हैं, उनको लेके प्रश्न हो, तो उसके ऊपर अब आपकी एक दो वीडियोस आएंगी, विविध वीडियोस। आपका जो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो यहाँ तक हमने पूरा कवर किया। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, चाहे वो शुरुआत से हमने करी, यूरोपियों का भारत आगमन हो, यूरोपियों की जो यहाँ पे उन्होंने अपनी योजनाएं लगाई उनके बारे में बात करी, कांग्रेस से रिलेटेड बात करी, क्रांतिकारी आंदोलनों को देखा, चाहे वो भारत के हो या भारत के बाहर हो, गांधी युग के बारे में हमने बात करी। तो पूरा जो आधुनिक भारत है उसे हमने 547 प्रश्नों में 16 पार्ट में कवर किया। अगर आपने इस पूरी सीरीज को नहीं देखा, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरी सीरीज़ के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और पूरी सीरीज़ की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो पीडीएफ भी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कुछ पार्ट्स टेलीग्राम चैनल पर हैं, कुछ पार्ट अभी नहीं है वहाँ पे, वो भी मैं जल्दी ही वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज़ अच्छी लगी है, तो लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।